आज हम अपने सभी व्यूअर्स के साथ कुछ बात साझा करना चाहते हैं कि जिस तरह से रेप कानूनों में फॉल्स एलिगेशन के मामले देखने में आते हैं, उसी तरह से कानून की कुछ अन्य शाखाओं में भी ऐसे ही फॉल्स इम्प्लीकेशंस और फॉल्स एलिगेशंस देखने में आ रहे हैं। हम इस चैनल पर प्रस्तुत वीडियोस के लिए कानून के कुछ नए एरियाज शुरू करने वाले हैं और इनमें से एक शाखा होगी जो हम नई शुरू करेंगे, चेक संबंधी मामले या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस, जिन्हें आप सामान्य नाम 138 के मुकदमों के रूप में जानते हैं। कोई भी रुपये, पैसे या वित्तीय दस्तावेज जो इसके धारक को बिना किसी हीर हुज्जत के एकदम से पेमेंट के लिए अधिकृत करता हो, उसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसको लिखित में होना चाहिए, निश्चित दिन दिनांक और समय पर निश्चित राशि के लिए होना चाहिए, देने वाले के हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए और इसमें पेमेंट के लिए कोई शर्त नहीं जुड़ी होनी चाहिए। बैंकों के चेक, प्रोमिसरी नोट्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण होते हैं। भारत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से संबंधित, उनके लेन देन से संबंधित और उनके बारे में अन्य कानूनों को बताने के लिए द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का कानून है। इसके सेक्शन 138 के अनुसार यदि आपने किसी कानूनी रूप से देय ऋण या जिम्मेदारी, जिसको हम इंग्लिश में लीगली एनफोर्सिबल डेट और एनी अदर लायबिलिटी कहते हैं, उसके लिए कोई चेक दिया है तो चेक देने के बाद आप वह राशि देने से मुकर नहीं सकते हैं। यदि आप उस राशि को देने से मुकरेंगे और चेक के प्रेजेंटेशन पर आपका बैंक उस राशि को नहीं दे पाएगा, तो यह आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस बन जाएगा, जिसमें आपको चेक राशि से दुगनी राशि तक का जुर्माना देना होगा और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। हालांकि यह अपराध कंपाउंडेबल होगा, यानी कि समझौते द्वारा दोनों पार्टी इसे मिलकर समाप्त कर पाएंगी। लेकिन जैसे लोग चेक्स का इस्तेमाल करके किसी भोले भाले व्यक्ति को फंसा देते हैं, वैसे ही आप कानून का इस्तेमाल करके सेक्शन 38 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इस्तेमाल को बेअसर भी कर सकते हैं और यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत ताजा फैसले में दी है। सेक्शन 138 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को हम शॉर्ट में एनआई एक्ट कहते हैं। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के ऑफेंसिव से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी और कुछ कानूनी कदम उठाने होंगे, जिससे कितना भी बड़ा चेक अमाउंट हो, चाहे लाखों का हो, करोड़ों का हो, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पूरी बात समझने के लिए आपको इस केस को समझना होगा और केस का नाम है दशरथ भाई त्रिकम भाई वर्सेस हितेश महेंद्र भाई। यह क्रिमिनल अपील नंबर 1497 ऑफ 2022 थी। इसे अभी बहुत जल्दी ही 11 अक्टूबर 2022 को जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने डिसाइड किया है। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। इस केस में एक 20 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया था। ड्रावर ऑफ द चेक, जिसने चेक दिया था, उसने, जो इस केस में रिस्पोंडेंट था, उसने अपलेंट यानी कि होल्डर ऑफ चेक, जिसके हाथ में चेक था, उससे 20 लाख रुपए उधार लिए थे। इस देनदारी की एवज में रिस्पोंडेंट ने अपलेंट के फेवर में चेक नंबर जो सामने लिखा है वह दिया था, जो बैंक में देने से 2 अप्रैल 2014 को इनसफिशिएंट फंड्स के कारण डिसऑनर हो गया। 10 अप्रैल 2014 को अपलेंट ने रिस्पोंडेंट को एक लीगल नोटिस भिजवाया, जिसमें लिखा था लीगली एनफोर्सिबल डेट ऑफ ₹20 लाख को 15 दिन के भीतर दे दें या कार्रवाई को भुगतें। 25 अप्रैल 2014 को रिस्पोंडेंट की तरफ से जवाब आया कि उसने अपनी बहन की शादी अपलेंट के बेटे से करने के समय यह पैसा लिया था, लेकिन साथ ही एक मौखिक समझौता यह भी हुआ था कि रिस्पोंडेंट वापसी के दौरान हर 3 महीने में 1 लाख रुपए चेक द्वारा वापस करेगा और 80,000 रुपए कैश में देगा। इस समझौते की एवज में 2 चेक्स सिक्योरिटी के लिए अपलेंट के पास जमा करवा दिए गए थे और यह तय हुआ था कि पैसा वापस मिलने पर अपलेंट इन चेक्स को रेस्पोंडेंट को लौटा देगा। लेकिन बीच में अपलेंट के बेटे ने रेस्पोंडेंट की बेटी के खिलाफ तलाक देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और अपलेंट ने उन चेक्स को जो सिक्योरिटी के लिए दिए गए थे उनको आपसी करार के खिलाफ बैंक में प्रस्तुत कर दिया और वे डिसऑनर हो गए। इस तरह से सिक्योरिटी चेक्स को अपलेंट ने गलत
इस्तेमाल किया था। मुकदमे के बाद 26 अगस्त 2016 को ट्रायल कोर्ट ने रेस्पोंडेंट को बरी कर दिया और इसका कारण लिखा कि 8 अप्रैल 2012 और 30 दिसंबर 2013 के बीच रेस्पोंडेंट ने कुल मिलाकर 4 लाख से कुछ अधिक की राशि जो सामने लिखी हुई है अपलेंट को दे दी थी, जिससे उसका लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी अब 20 लाख रुपए नहीं बाकी बचा था, बल्कि 20 लाख रुपए से कम बाकी बचा था। अतः जिस दिन अपलेंट ने 20 लाख रुपए के लिए रिस्पोंडेंट को लीगल नोटिस जारी करवाया था, उस दिन असल में उधारी 20 लाख से 4 लाख रुपए कम थी और यह बात लीगल नोटिस में कहीं भी नहीं लिखी गई थी कि अपलेंट की लेनदारी कम राशि की है और उसे वह कम राशि वापस की जाए। नोटिस वाली तारीख को लेनदारी 20 लाख रुपए से कम थी, जबकि नोटिस में डिमांड 20 लाख रुपए की गई थी और यह कानूनन गलत था। इस बात पर ट्रायल कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और जो हमारा रेस्पोंडेंट है उसको उसने बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट में हारा हुआ अपलेंट सेटिस्फाइड नहीं था, उसने अपील की, लेकिन 12 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ने उस अपील को डिसमिस कर दिया और रेस्पोंडेंट के बरी होने को बनाए रखा और कारण वही थे जो ट्रायल कोर्ट ने कहे थे। इसके बाद अपलेंट ने आगे अपील करके मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपलेंट ने 3 बातें कही। पहली बात, 4 लाख रुपए देने का कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। दूसरी बात, यह राशि चेक से भी पहले देने की बात कही गई है और तीसरी बात, यह राशि नोटिस से भी पहले दी गई बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी आपको उन्हीं पॉइंट्स में बताते हैं, जैसे आपने पॉइंट्स में पूछा, हम भी आपको पॉइंट्स में बताते हैं। पहली बात, सेक्शन 138 एनआई एक्ट में जिस डेट और अदर लायबिलिटी का प्रयोग किया गया है वह लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी कानूनी रूप से लिया जा सकने वाला ऋण या जिम्मेदारी होता है। जिसको आप कानूनी रूप से नहीं लिया जा सकता वह 138 का मैटर नहीं हो सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सेक्शन 56 एनआई एक्ट के अनुसार जो राशि पार्ट पेमेंट के रूप में दी जा चुकी होगी वह लीगली एनफोर्सेबल डेट और उसकी लायबिलिटी नहीं होती है, अतः उसे सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत रिकवर नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा क्योंकि रेस्पोंडेंट ने पहले ही पार्ट पेमेंट करके राशि चुका दी है, अतः पूरी राशि के लिए सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत लीगल नोटिस नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णीत केस श्रीपति सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2021 एसएससी ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 1002 का हवाला दिया और कहा कि यदि डेट और अदर लायबिलिटी को निर्दिष्ट डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले या उस डेट को चुकाया नहीं जाता या कोई अन्य व्यवस्था नहीं की जाती तो चेक प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि उसे हम मैच्योर फॉर प्रेजेंटेशन कहेंगे। दूसरा केस था राहुल बिल्डर्स वर्सेस अरिहंत फर्टिलाइजर्स 2008 2 एससीसी 321 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे पार्ट पेमेंट वाले मामलों में नोटिस को पूरी राशि के लिए भेजना कानूनन रूप से गलत होता है। तीसरा केस था केआर इंदिरा वर्सेस जी आदि नारायण 2003 8 एससीसी 300 में यह बताया गया था कि यदि लीगल नोटिस में चेक की राशि के बजाय पूरी राशि जो कि उधार दी गई थी उसको मांगा गया हो तो यह भी कानूनी रूप से गलत हो जाएगा और ऐसा करने से वह मामला सेक्शन 138 एनआई एक्ट के दायरे से बाहर निकल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह इस चर्चा से कुछ मुख्य बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला, उन्होंने कहा सेक्शन 138 एनआई एक्ट का अपराध निर्मित होने के लिए डिसऑनर्ड चेक सदैव एक लीगल एनफोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी की राशि के बराबर राशि का होना चाहिए। यदि चेक की राशि और लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी की राशि अलग अलग है तो वह मामला 138 का नहीं बनेगा। दूसरी बात उन्होंने कही, यदि चेक देने और बैंक में प्रस्तुत करने से पहले चेक देने वाले ने कुछ राशि चेक लेने वाले को दे दी हो तो चेक पर लिखी राशि अब देय राशि नहीं रह जाएगी क्योंकि उसमें से कुछ राशि वापस दी जा चुकी है। तीसरी बात उन्होंने कही, यदि उपरोक्त दौरान में कुछ राशि ली दी जाती है पार्टीज के बीच में तो उसे सेक्शन 56 एनआई एक्ट के अनुसार चेक के पीछे इंडोर्स करना होगा, यानी कि लिख देना होगा और साइन कर देने होंगे। ऐसे एंडोर्स्ड चेक शेष राशि के लिए ही मान्य होंगे। आपने जितनी राशि दे दी है कुल राशि में से काटकर जो बचेगी उसके लिए ही ये वाला चेक मान्य होगा और इस बात के ऊपर दोनों पार्टीज के साइन होने चाहिए। चौथी बात, यह एंडोर्समेंट करना होल्डर ऑफ चेक की जिम्मेदारी होगी। जिसके हाथ में चेक है उसी की जिम्मेदारी इस बात को एंडोर्स करने की होगी।
और पांचवी बात उन्होंने कही, यदि उपरोक्त एंडोर्समेंट किए बिना ही मूल चेक को बैंक में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उस स्थिति में वह चेक सेक्शन 138 का केस नहीं बन पाएगा। कोई लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी या डेट उसमें नहीं बन पाएगा। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये वाले सब पॉइंट्स दिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को डिसमिस कर दिया और रेस्पोंडेंट्स के बरी होने पर अपनी मोहर लगा दी। तो हम देखेंगे कि इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है कि यदि यह चेक 10 करोड़ का भी होता, 200 करोड़ का भी होता, 500 करोड़ का भी होता, तो इसमें यदि चेक देने वाले के पास 10,000 रुपए के भी पक्के सबूत होते कि उसने चेक लेने वाली पार्टी को 10,000 रुपए दे दिए हैं, तो यह बात चेक पर लिखे बिना उसे कोर्ट में लगा देने से वह पूरा चेक सेक्शन 138 के दायरे से बाहर हो जाता। उस होल्डर ऑफ चेक को, यानी कि जिसके हाथ में चेक होता है, उस होल्डर ऑफ चेक को कुछ भी मिल नहीं पाता क्योंकि वो 138 का केस तो रहा नहीं था। वह सादा रिकवरी सूट ही फाइल कर सकता था और इसके लिए उसे पहले से लाखों रुपए की कोर्ट फीस तो लगानी ही पड़ती। तो किसी भी 138 के मैटर में यदि कुछ पार्ट पेमेंट कर दी जाए तो वह पूरे के पूरे चेक को, यदि उसमें सावधानी और उपरोक्त चरण न उठाए जाएं, तो पूरे के पूरे 138 के मैटर को खराब कर देती है। आप फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हो या यंग एडवोकेट कॉलीग्स हो, हम अपनी डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा आपको कोर्ट केसेस में सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइलिंग आदि को तैयार कर सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, FSL एक्सपर्ट्स, DNA रिपोर्ट्स आदि का रहस्य खोल सकते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91(207) या 311 CRPC के लिए आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो में आपके लिए कोई न कोई सफलता का सूत्र छिपा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.indianlegalsystem.org पर जाकर आप अपने सरल भाषा में यह सब जानकारी पा सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, मेंबरशिप लें और सहायता पाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।